हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में। हम लोगों ने कल के वीडियो सेशन में देखा था कि तत्वों के आवर्ती गुण कौन कौन से हैं और उन गुणों को हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं, जिसमें से कल के टॉपिक में हम लोगों का जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश हो गया था, परमाणु त्रिज्या हो गई थी। उसी परमाणु त्रिज्या के अगले भाग को पूरा डिटेल आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने देखा था कि जो परमाणु त्रिज्या होती है 3 प्रकार की थी, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या, या तीसरे नंबर पे वान डेर वाल्स त्रिज्या थी। स्टूडेंट्स, परमाणु त्रिज्या के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर हम लोग रिवाइज करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि किसी परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य की जो बीच की दूरी है, जैसे ये नाभिक है, कल का ही मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए ये पेज जो है कल जो देखा गया था सेम टू सेम वही पेज आज भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की जो दूरी होती है, यही पूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, इसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल आर से। इसी परमाणु त्रिज्या का आज हमें डिटेल पढ़ना है। एक होती है सहसंयोजक, दूसरा धात्विक या क्रिस्टल, फिर तीसरा वान डेर वाल्स त्रिज्या। तो आज हम लोग इसका डिटेल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सहसंयोजक त्रिज्या की। स्टूडेंट्स देखेंगे सहसंयोजक त्रिज्या क्या है। जो समान परमाणु हो, जैसे Cl2 हो, N2 हो, O2 हो या F2 हो, तो इस तरह से ये समान परमाणु वाले हैं। जैसे मान लीजिए ये O2 है, अब इसमें 2 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, लेकिन समान गुणधर्म वाले हैं। या F2 है, समान है, N2 है, समान है, Cl2 है, समान है। लेकिन अगर HCl लिखा जाए तो HCl समान नहीं है, ये Cl है या हाइड्रोजन, मतलब क्लोरीन है, हाइड्रोजन अलग अलग हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि समान परमाणु वाले किसी द्विपरमाणुविक अणु में एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जो भी बंध बनते हैं, तो 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी ही उसकी जो त्रिज्या होती है वो सहसंयोजक त्रिज्या होती है। इसका एक एग्जांपल मैं कल ले लिया था इस तरह से। जैसे मान लीजिए एक परमाणु ये है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, और ये है ऑक्सीजन, ये समान प्रकार के हैं। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, जैसे O बॉन्ड O, अब यहाँ से लेकर के ये यहाँ की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ की दूरी, ये जो इस तरह की सिचुएशन आती है, उसका ये जो पोर्शन बनता है, ऐसा कि जैसा कल मैं दिखा चुका था, इसको सेम टू सेम वही सिचुएशन आती है। जो एग्जांपल कल लिए थे वो एग्जांपल आज के जो टॉपिक हैं उसका उदाहरण है। तो देख रहे हैं कि इस तरह की जो बात आती है वही हमारी सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। अब इस तरह से हम देखें तो जो सहसंयोजक त्रिज्या है वो हम कैसे निकालेंगे। बिल्कुल, निकालने का तरीका एकदम आसान है। एकल आबंध की लंबाई लेंगे बटे 2। जैसे मान लीजिए एकल आबंध की लंबाई, अब यहाँ से देख रहे हैं एकल आबंध ये बन रहा है, अब इसकी लंबाई ले लेंगे। लंबाई मान लीजिए 10 है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसके नाभिक से लेके इसके नाभिक तक की 10 है, बटे 2 कर देंगे, क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, जो व्यास बनता है उसी का आधा होता है त्रिज्या, तो 2 कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो होगा ये, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी त्रिज्या जो होगी 5 हो जाएगी। ओके, इसी तरह से यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ देख रहे हैं क्लोरीन का। हमने यहाँ ऑक्सीजन का समझाया, अब क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लें। देख रहे हैं समान प्रकार के परमाणु हैं, क्लोरीन है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। द्विपरमाणुविक अणु है, यानी 2 हैं, Cl2 है। फिर देख रहे हैं कि एक Cl का नाभिक से बाह्यकोश की दूरी ये इतनी, इसकी ये 0.99 एंगस्ट्रॉम, और इसके Cl की देख रहे हैं यहाँ पर दूरी दी गई है, ये यहाँ से लेके, देखिए स्टूडेंट, ये जो रेड पेन से हम दिखा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी मानी जाएगी। ओके, ये सिचुएशन आएगी, ये पोर्शन। तो इस तरह से अगर हम दोनों टोटल देखेंगे तो ये हमारा आएगा 1.98 एंगस्ट्रॉम। अब इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अगर हम एक Cl परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो इसको हम आधा कर देंगे, वो हमारे एक Cl के परमाणु की त्रिज्या हो जाएगी। तो इस तरह से परमाणु त्रिज्या जो होगी वो सहसंयोजक त्रिज्या मानी जाती है। अब इसमें हम लोग को देखना क्या है कि जो सहसंयोजक त्रिज्या है, थोड़ा याद रखने वाली बात है कि जो सहसंयोजक त्रिज्या है उसका मान हमेशा सिंगल बॉन्ड की लंबाई से ही ज्ञात किया जाता है, डबल बॉन्ड की लंबाई से आप नहीं ज्ञात करेंगे। ये आपका थोड़ा सा देखना है, इसको नोट में इसीलिए आपको लिखवा देंगे कि ये जितने भी परमाणु त्रिज्याएं सहसंयोजक की हैं केवल सिंगल बॉन्ड से। अब देख रहे हैं यहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड की चर्चा की, जब डबल कर देंगे तो वहाँ आप आधा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में सिंगल बॉन्ड से किया जाता है। हाँ, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई से सहसंयोजक त्रिज्या जो है वो ज्ञात नहीं की जा सकती। अब आपके प्रश्न दिमाग में आना चाहिए कि क्यों ऐसा होगा, हम सिंगल से कर लेंगे तो डबल से क्यों नहीं कर सकते, ट्रिपल बॉन्ड से क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए नहीं कर सकते हैं हम लोग क्योंकि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनकी लंबाई जो होती है वो सिंगल बॉन्ड से कम होती है।
सिंगल बॉन्ड से डबल और ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई कम होती है, इसलिए हम सहसंयोजक त्रिज्या की गणना कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड से नहीं कर सकते, इसलिए सिंगल बॉन्ड से ही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आई होप सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में आप जान चुके होंगे। एग्जाम्पल है, आप एक बार फिर इस वीडियो को देखेंगे, इसके आधार पर समझेंगे, याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं, केवल आप समझ लीजिए। दूसरे नंबर पे हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग देख रहे हैं धात्विक त्रिज्या दिया हुआ। कौन सी त्रिज्या है? धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या को हम लोग जो है मेटालिक त्रिज्या के नाम से भी जानते हैं, या क्रिस्टल त्रिज्या दिया हुआ है, क्रिस्टल त्रिज्या के नाम से, क्रिस्टल रेडियाई के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जाहिर सी बात है, धात्विक त्रिज्या यानी धातुओं की त्रिज्या, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 में, उसमें धातु के ऊपर इस नियम फॉलो होगा। तो देख रहे हैं कि जब धातु जालक में दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, देखिए दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा ही परमाणु त्रिज्या होगा। हाँ, अब अलग अलग बात है, धात्विक त्रिज्या धातुओं में होगी, क्रिस्टल त्रिज्या क्रिस्टल में होगी, सहसंयोजक त्रिज्या सहसंयोजक बंध बनाने वाले तत्वों में होगी, वांडर वाल्स त्रिज्या वांडर वाल जो सहसंयोजक उप सहसंयोजक के आधार पर दुर्बल बांड बनेंगे उसमें होगी, लेकिन त्रिज्या तो होगी वही कि दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को त्रिज्या कहेंगे। तो धात्विक त्रिज्या की हम बात करने चल रहे हैं। धात्विक त्रिज्या में क्या दिखाई दे रहा है कि किसी धातु जालक में धातु का क्रिस्टल हो, जैसे सोडियम का है। अब क्रिस्टल का बात आगे यहाँ पे जान लें। क्रिस्टल का मतलब होता है रवा, बिल्कुल जैसे मान लीजिए अगर आप NaCl को लेते हैं, नमक को अगर ले लें आप NaCl, साधारण नमक आप डेली यूज करते हैं Cl नमक, तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्रिस्टल के रूप में होता है। किस रूप में होता है? क्रिस्टल के रूप में होता है। इसको हम लोग देखते हैं कि एक ऐसे जालक के रूप में होता है, मतलब यूरिया है, चीनी है, नमक है, ये क्रिस्टल के रूप में होंगे। मतलब इनको कितनों बारीक हम लोग पीस लेंगे तो वो बिल्कुल एकदम महीन नहीं हो सकते, बारीक रह जाते हैं, ऐसे दर पर रह जाते हैं। इनको अगर हम ऐसे देखें हाथ से तो ये कहीं ना कहीं से ऐसे, तो क्रिस्टल, तो धातुओं का क्रिस्टल। तो जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, अब इस सोडियम क्या है? धातु है भाई। धातु अधातु उपधातु के आधार पर भी तत्वों को हम लोग बांटे थे। धातुओं में क्या क्या थे? सोडियम था, पोटेशियम था, ये कापर होता है, इसके अलावा सोना होता है, चांदी होता है, इस तरह से ये धातुएँ हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम मतलब जालक में, किसके? धातु के जालक के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को हम लोग धात्विक त्रिज्या कहते हैं। एक एग्जांपल इसी सोडियम का ही आपके सामने देखते हैं। सोडियम का एक परमाणु, ठीक। अब यहाँ देख रहे हैं एक की अगर हम बात करें तो 1.86 एंगस्ट्रॉम है, और इसकी यहाँ से मिला करके देखें तो 3.72 एंगस्ट्रॉम है। अब इस हिसाब से देखेंगे कि ये है। अब इसमें भी थोड़ी सी बात यह है कि धात्विक त्रिज्या का मान जो है सहसंयोजक त्रिज्या के मान से अधिक होता है, अधिक होगा। ये बात आपको याद रखने वाली बात है कि अगर हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि जो धात्विक त्रिज्या का मान है वो सहसंयोजक त्रिज्या के मान से अधिक होता है। यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। इसकी कितनी बात दिखाई गई थी? क्लोरीन का हम लोगों ने देखा था 1.98 एंगस्ट्रॉम था। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3.72 एंगस्ट्रॉम है। ऑलरेडी ये ज़्यादा है, देखिए 3.72 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से इन दोनों में हम लोग थोड़ा सा अंतर भी देख लेंगे। तीसरे की बात हम लोग करते हैं वांडर वाल त्रिज्या की। वांडर वाल त्रिज्या क्या है? देख रहे हैं अधातुओं में, एक तो धात्विक था, एक सहसंयोजक था। अधातु के अणु या जितने भी परमाणु ठोस अवस्था में परस्पर एक दूसरे से वांडर वाल बलों द्वारा बंधे होते हैं। दुर्बल वांडर वाल बल होता है, उन बलों द्वारा जब बंधे रहते हैं तो इस अवस्था में जो समान तत्व हैं जितने भी, उस समय में जो निर्मित अणु होंगे, बात तो फिर वही आ जाएगी, अणुओं के बीच की नाभिक की दूरी के बीच के आधे भाग को परमाणु त्रिज्या कहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि यह अधातुओं में होता है और ऐसे ठोसों में होता है कि जो वांडर वाल बलों द्वारा बंधे होते हैं। जैसे मान लीजिए एक ठोस ये है, ठीक है, एक ठोस ये है। अब ये एक दूसरे से क्या बंधे हुए हैं? वांडर वाल बल द्वारा बंधे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो दूरी होगी यही आपकी परमाणु की त्रिज्या मान ली जाएगी। लेकिन ये कैसी परमाणु की त्रिज्या होगी? वांडर वाल्स त्रिज्या होगी, क्योंकि ये वांडर वाल बलों द्वारा बंधे हैं। धात्विक त्रिज्या क्यों नाम दिया गया? क्योंकि धातुओं में होते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या क्यों दिया गया नाम? क्योंकि सहसंयोजक जहाँ बॉन्ड बनता है वहाँ पे होते हैं। तो ये तीनों त्रिज्याएं जो है इस तरह से होती हैं। तो आई होप तीनों त्रिज्याओं को आप समझ गए होंगे। आप वीडियो को फिर देख लेंगे दो एक बार, उसके बाद कॉपी कंप्लीट कर लेंगे, आप इनको समझ लेंगे, याद कर लेंगे। बहुत आसान है त्रिज्याएं। इसमें बस एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, त्रिज्या क्या होता है, फिर जिसका एग्जाम्पल लेंगे उसका नाम आ जाएगा। धातु कर लेंगे धात्विक त्रिज्या, सहसंयोजक बांड कर लेंगे सहसंयोजक त्रिज्या, वांडर वाल बलों द्वारा बंधे हुए तत्व यौगिकों की बात करेंगे तो वांडर वाल त्रिज्या। तो इस तरह से इतनी बात है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परमाणु त्रिज्याओं की आवर्तिता की बात करेंगे कि ऊपर से नीचे चलने पर घटती हैं या बढ़ती हैं, इसकी चर्चा करेंगे। फिर और भी तमाम इनके त्रिज्याएँ हैं, आणिक त्रिज्याएँ हैं, फिर और भी गुण हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।